नमस्ते। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन जोधपुर में देवासी समाज का महाकुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा रेबारी कहें या देवासी इस समाज की जनसंख्या है, लेकिन राजनीति में बहुत कम भागीदारी। देवासी समाज जोधपुर में एकजुट हुआ। आगामी चुनाव में राजनीति में क्या परिणाम होंगे, क्या असर पड़ेगा इस महाकुंभ का। मेरे साथ में सतपाल देवासी हैं जो इस समाज से हैं और राजनीति से जुड़े हुए भी हैं। सतपाल, मेरा पहला सवाल, पहली बार देवासी समाज का महाकुंभ हुआ, यहाँ पर राजनीति पर कितना असर डालेगा? देखिए, राजनीति आज सामाजिक परिवेश में सभी फैक्टर को प्रभावित करने वाला क्षेत्र है और कहीं न कहीं हर समाज का, हर व्यक्ति का उद्देश्य कहीं न कहीं आके राजनीति पे अटकता है। तो ये महाकुंभ समाज में एक नई चेतना है, समाज को विश्व पटल पर, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थान मिले और लोगों में समाज की एक इमेज बिल्ड हो। इस क्षेत्र के बारे में सोचकर भी इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ये केवल राजनीतिक भागीदारी के लिए ही नहीं था, इसके बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिसके पवित्र भाव को लेकर इस आयोजन को करने के लिए इसकी जिन लोगों ने अपनी आवाज बाहर निकाली, और धन्यवाद है कि निर्णय लेना कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन उस निर्णय में सारे लोगों का समाहित होना, उसको सकारात्मक सहयोग करना, वो बहुत बड़ी बात है। और ये एक बहुत बड़ी कृपा समझो महादेव की, और समाज के सारे लोगों ने मतलब शानदार तरीके से इसमें सहयोग किया। देवासी समाज आदिवासी समाज है, पशुपालन है, वो मुख्य व्यवसाय भी है। तो भारत में आप लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं? भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक स्टेट के अंदर लगभग हमारे इन पशुपालक समाज की, हमारे रेबारी समाज की संख्या है। कश्मीर में जैसे रहबारी बोलते हैं, तो फिर उसके बाद हम नीचे आए तो पंजाब में है रबारी है, उसके बाद हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, वापस महाराष्ट्र वगैरह आगे जाते हैं। तो कहीं कहीं थोड़ा अपभ्रंश है कि हमारे वो पूर्वकालिक जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कई नाम है, तो कहीं अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन लगभग पूरे भारत के अंदर रबारी समाज के लोग रहते हैं और बड़ी भारी तादाद संख्या में है। ऑलमोस्ट अपन मान के चले 2 करोड़ के करीब तो मोटा मोटी आंकड़ा हम लोगों के पास है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा समाज काफी बड़ा है। भारत में छितराया हुआ, एक तरीके से कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। क्या वजह रही भारत की राजनीति में आप लोगों का लीडरशिप कहें या योगदान, क्या मानते हैं विक्रम जी? ऐसा है कि जब पौराणिक काल के अंदर जो शासन व्यवस्था थी उसके अंदर जनसंख्या कम थी और असली धन पशुधन ही होता था। बड़े से बड़े किसान के पास भी अगर पशु नहीं होता तो वो अपना खेत नहीं जोत पाता था। ये ट्रैक्टर, ये बड़ा इक्विपमेंट जो संसाधन हुए, ये तो पिछले कम समय में हुआ। उससे पहले हमारे समाज का बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े महापुरुष को देख लीजिए, रामदेव जी, बाबू जी, उससे पहले भी कितने भी बड़े संत जो भी महापुरुष हुए होंगे, उनके साथ देवासी समाज का बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि हम लोग ऊंट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस पशुपालन व्यवसाय को जिंदा रखने वाले समाज है। और एक पशु रखने के लिए आदमी को मानसिक रूप से भी उस पशु का दोस्त बनना पड़ा है, दोस्त बनना पड़ता है। दोस्त बने बिना वो पशु रहता नहीं। तो उसको पालने के लिए इतनी विषम परिस्थितियां होती है कि आप जैसे एक दुकानदार है तो वो दुकान को एक दिन के लिए बंद कर भी कहीं जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास पशु है तो आप उसको बाड़े के अंदर एक दिन के लिए भूखा प्यासा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत दुष्कर कह सकते हैं, जिसको बहुत मुश्किल भरा काम कह सकते हैं, जॉब कह सकते हैं। तो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण धीरे 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 संसाधन बढ़ते गए और परिस्थितियां बदलती गई और हम लोग उस समय
आज यहाँ भेड़ बकरी रखी, कल कहीं और चले गए, निष्कर्म पे जाने वाले, माइग्रेशन पे जाने वाले लोग थे। तो इस कारण से हम लोग एक जगह स्थायी नहीं रह पाए। एक जगह आप स्थायी नहीं रह सकते हो तो उस जमीन के आप मालिकाना हक पा नहीं सकते हो। तो बहुत सारे किसान को जो वक्त सेटलमेंट के समय या आजादी के बाद जब ये खेती का टेनेंसी एक्ट वगैरह लागू हुआ था, तो इसके अंदर उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार मिल गया कि भाई जो खेत जोत रहा है वो उस खेत का मालिक है। बिल्कुल। पर हम लोग तो केवल भेड़ बकरी लेके बैठे हुए थे जी। तो ये उस समय हमारी बहुत इन चीजों की वैल्यू थी, लेकिन आज यहाँ है कल वहां चले गए। तो ऐसी परिस्थितियां थी। तो फिर उन लोगों के दिमाग में, हमारे पूर्वजों के दिमाग में भी इतना ये नहीं आया था कि भविष्य में जमीन को लेकर इस तरीके की कोई परिणाम होंगे या भविष्य में इस तरीके का कोई डेवलपमेंट होगा कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वीकनेस रही है हमारे पूर्वजों की, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से सही था लेकिन भविष्य को लेकर इतना जानकारी नहीं थी। और इसी कारण से अब निष्क्रमणीय, आप अगर यहाँ से भेड़े लेके जा रहे हो, रास्ते के अंदर आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, गर्भवती महिला डेरे के अंदर, पशुओं के डेरे के अंदर उस बच्चे को लालन पालन करके बड़ा करती है। फिर वो बच्चा 2-3 साल 4 साल साथ रहता है, घूमता है फिरता है। तो वहाँ कहाँ एजुकेशन था, कहाँ शिक्षा थी? घुमक्कड़ जो जीवन था वो भी कहीं ना कहीं घुमक्कड़ जातियों में सबसे बड़ी समाज हमारी समाज थी। ये नो डाउट आडिया लोहार और बंजारा और ऐसी कई और समाजें भी थी, लेकिन हमारा समाज तो प्योरली घुमक्कड़ समाज ही था। ये तो अब धीरे धीरे पढ़ने लगे। गांव ढाणी में रहने वाला व्यक्ति जब स्कूल जाने लगा तो समझ विकसित हुई, फिर ढाणी से गांव में आया, गांव से शहर में आया। तो इस टाइप की व्यवस्था बाद में बदली है। जोधपुर में जो महाकुंभ हुआ, इसमें क्या उद्देश्य रहा, क्या सोचा आप लोगों ने? इतनी बड़ी तादाद में, एक फिगर की बात करें तो आप ही बताएं कितने लोग इकट्ठे हुए और फिर आप लोगों का उद्देश्य क्या है कि जो आगामी चुनाव है कहीं असर डालने का इरादा रखते हैं? विक्रम जी, नो डाउट आगामी चुनाव है और समाज का एक बड़ा सम्मेलन हो, इस बात को लेकर काफी लंबे समय से हमारी चर्चा चल रही थी, इसमें मंथन हो रहा था। तो कोर कमेटी के कुछ मेंबर्स थे जिनका ये विचार था कि भाई एक बड़ा आयोजन होना चाहिए। और हम लोग राजस्थान में जोधपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा है और अब हाल ही में पाली नया संभाग बना, उसमें तो सबसे ज्यादा हमारी समाज के लोग हैं। तो उन लोगों का ये विचार था कि भाई एक बड़ा आयोजन हो जिसमें सारा समाज एक मंच पे आए और हम लोग सामाजिक डेवलपमेंट कैसे हो, इकोनॉमिकल हम लोग कैसे एक दूसरे का बारे में जाने, कैसे हम लोग आगे बढ़े और राजनीति में हमारा भागीदारी हो। राजनीतिक बात के बिना तो आज किसी भी समाज का कोई भी सम्मेलन नहीं होता है। मतलब वही वह इरादा रखता है कि भारत देश और प्रदेश की राजनीति हिस्सेदारी हो। तो इसको लेकर आयोजन हुआ और इसमें तकरीबन आप मानो रावण के चबूतरे के अंदर सिटिंग, बिना चेयर के सिटिंग के 2 लाख की कैपेसिटी है। और हमारे लोग तो धूप में खड़े थे। बैठने की संख्या में, खड़े रहने की संख्या में बहुत फर्क है। तो 2 लाख के करीब तो स्टेडियम के अंदर थे और अमूमन इतनी की ही संख्या बाहर होगी। तो मेरा मानना है कि अब एग्जैक्ट फिगर तो इतनी चलती भीड़ का कोई ले नहीं सकता। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब हमारे मतलब स्वयं अपने संसाधनों से आए, किसी के द्वारा ये प्रायोजित भीड़ नहीं थी, ये स्वेच्छा से आए हुए लोगों की भीड़ थी। हम लोग कोर कमेटी के लोग, हमने पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले में गए, हमने मीटिंग्स की। तो आप देखेंगे कि हम रात को 11, 12, 1 बजे तक भी लोग गांव में इंतजार करते कि भाई कोर कमेटी वाले आएंगे और महाकुंभ हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, उसकी क्या रूपरेखा है, हमें क्या करना है। इतना मतलब क्रेज था लोगों का, इतना मतलब सपोर्ट मिला सकारात्मक, जिसकी हमने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा आयोजन हो सकता। और मैं धन्यवाद तो देता हूँ उन लोगों का जिसने, अगर अच्छे व्यापारी ने 1 लाख रुपए दिए हैं, मैं उससे ज्यादा कीमत और उससे ज्यादा धन्यवाद उस पशुपालक का देता हूँ जो दिन भर धूप में अपनी भेड़ बकरियां चरा के अपनी स्वेच्छा से महाकुंभ में आके कहता है कि मेरे ये 1100 रुपया मैं देना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को तो दिल से प्रणाम करता हूँ कि ऐसे अच्छे जिन्स वाले लोग हमारे समाज में हैं। और धन्यवाद देता हूँ 36 कौम के लोगों का। बहुत सारे समाजों के आयोजन हुए होंगे, या तो कोई साधु या बड़ा संत आता है तो हर समाज के लोग उनका स्वागत करते हैं। पहली बार मैंने मेरे जीवन में, मैं पिछले 24-25 साल से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हूँ, तो ये पहला ऐसा अवसर है कि हर समाज के लोगों ने सराहना की है, सम्मेलन से पहले स्वागत किया है कि भाई वो अच्छे उद्देश्य को लेकर सम्मेलन कर रहे हैं। महाकुंभ को हम शुभकामना देते हैं। और इतने हर समाज के लोगों ने
जो अच्छा संदेश दिया, हमारे प्रति सकारात्मक भाव दिखाए, तो उनकी उम्मीदों पर हमारा समाज खरा उतरा है। आयोजन के अंदर एक डिसिप्लिन, एक वेल एजुकेटेड समाज की तरफ से, जबकि आपने देखा होगा हमारे वहां आई हुई भीड़ में केवल 10% पढ़े लिखे लोग थे जी। 90% वो लोग थे पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, माइग्रेशन पे थे। आप मानोगे नहीं, ट्रेन 2 दिन पहले थी, सम्मेलन 2 दिन बाद था जी। तो बाद में ट्रेन न मिलेगी, तो वो लोग 2 दिन पहले आके रुक गए। ये सारी भावनाएं कब डेवलप होती है? जब काम करने वाला का उद्देश्य सही हो जी। और हमारी जो कोर कमेटी थी, उनका एक ही उद्देश्य था कि समाज का दूसरी समाजों के अंदर हमारी पैठ बने, हमारे को जाने कि भाई रेबारी क्या होते हैं, और हमारे को आगे भागीदारी राजनीति में है, और भी जो समाज का हिडन। आरक्षण की बात करें जी, रेबारी समाज को आरक्षण का कितना फायदा मिला, या फिर ये कहते हैं कि समाज को पता नहीं था, मालूम नहीं था, फायदा उठाया ही नहीं, क्या है? निसंदेह देखो, डेमोक्रेसी के अंदर जो मांग करेगा जी, जो भीड़ दिखाएगा जी, जो ताकत दिखाएगा, उसी को मिलता है। बाकी हकीकत में यह है कि हमारा समाज 30 साल पहले जी शेड्यूल ट्राइब श्रेणी के अंदर लिया जाने वाले का सबसे योग्य समाज हमारा समाज था। इतने निष्कलंक पे जाने वाले भूमिहीन लोग, आज भी हमारे समाज का आप आंकड़ा उठा के देखिए, सबसे ज्यादा भूमिहीन है ना, तो उन समाजों में हमारा समाज भी आता है। बाकी जातियों ने तो फायदा उठाया है, तो आप पिछड़े क्यों? फिर ये पिछड़ेपन का बड़ा कारण यही था कि हम लोग इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, पशुधन को जिंदा रखने के लिए हम लोग उसी ढर्रे पे चलते रहे और उसी ट्रैक में चलते रहे, तो सारे समाजों के जो डेवलपमेंट हुए, सारे समाजों को जो नई दिशा मिली, उस दिशा में हमारा काम नहीं हो पाया। इसका बड़ा कारण रहा हमारी अशिक्षा, और अशिक्षा के कारण हम लोग इस सारी चीजों से दूर होते गए, और इसी के कारण हम आर्थिक रूप से भी पिछड़ गए, तो राजनीतिक रूप से वैसे ही पिछड़ने। एक सवाल, रेबारी समाज का जी भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन परिस्थितियों में आप क्या मानते हैं, कितना योगदान है आप लोगों का? देखिए, पौराणिक काल के अंदर मैंने पहले ये बताया गया कि असली धन संपदा पशु थे जी। कितनी बड़ा किसान होता था कि अगर जब बारिश के समय उसको खेत जोतना होता था जी, तो वो हमारे रेबारियों की बस्ती में जाता था, क्योंकि धन संपत्ति पैसा वही मिलता था। और ये आप परिदर्शी में किसी बुजुर्गों को पूछेगा तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस देश के अंदर कहता है कि घी दूध की नदियां बहती थी जी, तो वो कैसे बहती थी? वो पशुधन था जिसकी वजह से बहती थी जी। आप पौराणिक काल में देखिए, घोड़े, ऊंटों, उनसे ही लड़ाइयां होती थी। तो पशुधन कितना इंपॉर्टेंट है। हम वर्ल्ड की अलग कंट्रीज देखें, ऑस्ट्रेलिया की तो सारी इकोनॉमी वर्ल्ड भेड़ पे टिकी हुई है, पशुपालन पे टिकी हुई है। जर्मनी के अंदर, डेनमार्क के अंदर कितनी संपत्तियां, कितनी कंट्रीज है जिनकी सारे एसेट्स एक तरफ है, पशुपालन एक तरफ है। विडंबना ये रही है कि पशुधन व्यवसाय को डेवलप करने के लिए ऐसे लोगों को राजनीतिक पद दे दिए जाते हैं जिनके घर में पशुओं के नाम पे केवल कुत्ता होता है जी। उनको पता ही नहीं होता है कि पशुपालकों की मेन समस्या क्या है, पशुपालकों के लिए कैसे उनकी उन्नति हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्नत नस्ल के पशु डेवलप करें, हम लोग ब्रीड इंप्रूवमेंट पे काम करें। इस टाइप के बड़े क्रांतिकारी काम अभी तक हमारे पूरे देश में नहीं हुए, जिसके कारण पशुपालन के व्यवसाय से लोगों का मोह भंग हो गया। और आज आप देख रहे हैं ऊंट खत्म होने के कगार पे है, धीरे धीरे भेड़ खत्म हो जाएगी। तो मतलब पशुधन व्यवसाय का तो इतना बड़ा योगदान था जिसकी कुछ सीमा नहीं थी। उसके बाद हमारे समाज की आप अगर सांस्कृतिक रूप से देखो तो आज भी हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, आज भी मैं आपको गर्व से कह सकता हूँ कि कोई गांव का पढ़ा लिखा परिवार शहर में आ गया है और हमारी अगर रिश्तेदारी गांव में है जो भेड़ बकरी चराता है, तो हम लोग आज भी गर्व के साथ उनके साथ बैठते हैं, उनसे हमारे संबंध कोई विच्छेद होते नहीं है। आज भी हम लोग उनको बराबर इक्वलिटी का जो बिहेवियर व्यवहार करते हैं। ये संस्कृति को जिंदा रखने वाला और संस्कारों को जिंदा रखने वाला हमारा समाज है। तो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे समाज का इस भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था। राजनीति की बात करें, जोधपुर में महाकुंभ हुआ, विधानसभा चुनाव भी है और 2024 में लोकसभा के भी। तो आपका समाज भारत की और राजस्थान की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा? देखिए, पिछले लंबे समय से लोग इस बात का आकलन लगा भी रहे हैं और राजनीतिक दल तो विशेषकर लगा चुके हैं जी। कई लोग
हम लोग क्या पशुधन को लेकर जाते हैं, तो गांव में हमारे रबारी समाज के लोग मतदान के दिन चुपचाप जाके मतदान करते हैं, बोलते नहीं है, क्योंकि उनको पता है मैं पशु लेकर कल किसी के खेत में गया, तो गांव के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है कि अगर तुम भेड़ पालक हो, पशु पालक हो, तो अगर तुम हमें वोट नहीं करोगे तो कल तुम पशुओं को लेकर कहाँ जाओगे, हमारे खेत में नहीं आने देंगे। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, आप पता भी कर सकते हैं इसके बारे में। तो हमारे समाज के लोग साइलेंटली वोट करते हैं और वोट 100% करते हैं, और अगर कोई उनको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो गलतफहमी पाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आगे भी हमारे समाज ने मतलब परिणाम चेंज किए हैं और आगे भी करेंगे। और इस समय इस महाकुंभ के बाद ये जो आगामी चुनाव है, इसके अंदर आप समाज की ताकत देखना और परिणाम भी देख लेना। अगर अभी भी अंडर एस्टिमेट करेंगे तो उसके परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। चेतावनी, सीधे तौर पर यह चेतावनी उन राजनीतिक दलों के लिए है जिन्होंने इन जातियों को, इन तबकों को, जो भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जड़ों को मजबूत करके रखा है, उन लोगों को नजरअंदाज किया। कुछ तस्वीरें देखिए, इनमें आपको ये दिखेंगे किस तरीके से लाल रंग की पगड़ी और औरतों के माथे पर राजस्थान के चटक रंग, जिन्हें आप हमेशा निहारते हैं, इन रंगों को हमेशा नजरअंदाज किया गया। लेकिन सत्ता जो बता रहे हैं, जोधपुर में देवासी समाज का जो महाकुंभ हुआ है, आने वाले विधानसभा चुनाव कहें या फिर लोकसभा के चुनाव, अपना असर दिखाएंगे और राजनीतिक दलों को इस महाकुंभ को लेकर विवेचना करनी होगी। नमस्ते।